हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। बच्चे, परसेंटेज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर 8 बजे हम लोग लाइव हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब जो हमारी 8-10 क्लास हो चुकी हैं, आप लोगों को भी एक आदत पड़ चुकी होगी एग्जैक्ट टाइम पर आने की। कुछ बच्चों को शिकायत रहती है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो बच्चे, इस क्लास में आपको नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप 7:58 या 7:59 पर क्लास में आ जाया करो। तो 7:59 के बाद कभी भी क्लास आपकी लाइव हो सकती है अगले 30, 35, 40, 50, 60 सेकंड के अंदर। ठीक है। तो राम राम, जय हिंद बच्चे। ठीक है, करें भाई शुरू। क्लास नंबर 11 आज हमारी है और अभी एक क्लास और करेंगे कल की हम इसमें, जिसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध क्वेश्चन पूरे चैप्टर से जो भी अच्छे अच्छे सवाल प्रीवियस ईयर्स वगैरह मुझे मिलेंगे उन सबको मैं रखूंगा। और कल हम इस चैप्टर को एंड करके परसों से अपना नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है वो भी परसेंटेज जितना ही बड़ा है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट अगर मैं उसको पूरा चैप्टर कहूँ, जिसमें प्रॉफिट लॉस वाला पार्ट हम अलग पढ़ेंगे और डिस्काउंट वाला पार्ट हम अलग पढ़ेंगे। तो ये दोनों मिलकर हमारे परसेंटेज जितना ही बड़ा बन जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पूरे मैथ्स में 3 सब्जेक्ट अर्थमेटिक में ऐसे हैं, 3 टॉपिक अर्थमेटिक में ऐसे हैं जो थोड़े से बड़े हैं। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, और इसके बाद में फिर हमें एक चैप्टर मिलेगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल दूरी। इनके बीच में जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे एक एक दो दो मतलब 5-5, 6-6 क्लास के चैप्टर हैं, ज़्यादा के नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2 टाइप आज हम कंप्लीट करेंगे। अभी चुनाव वाले क्वेश्चंस भी बचे हुए हैं कई सारे। मतलब आप परेशान मत होइए कि सर ये बचा हुआ है वो बचा हुआ है। जो भी बचा हुआ है बच्चे, मुझे पता है सब चीज़ कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आपकी जिम्मेदारी है चीज़ों को करने की, और जो मैं आपको करा रहा हूँ उसका रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन करने की। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके। क्या रह गया, क्या छूट गया, क्या अभी नहीं हुआ, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। उससे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। चलिए बच्चे, टाइप नंबर 13 हम लोगों का चल रहा था। एक सवाल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, एसएससी जीडी 2023 का आया हुआ। तो जरा बताएंगे मुझे क्या है इसका आंसर। गुड मॉर्निंग। श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का, देखो कल मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको समझाया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो विभाजन होता है बच्चे, वो 2 तरीके से होता है। एक तो कुल हिस्से का या कुल आय का, कुल इनकम का, और एक जो है शेष इनकम का, शेष भाग का डिस्ट्रीब्यूशन। और दोनों को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी था। अब कुल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल हमने कल किया था, आपको याद हो। यहां अब थोड़ा सा देखते हैं कि श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर खर्च कर देते हैं। फिर कह रहा है शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं। अब यहां वर्ड जुड़ गया शेष, शेष यानी कि रिमेनिंग वर्ड जुड़ गया। तो यहां थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। कह रहा है शेष भाग का 75% अपने अन्य खर्चों पर खर्च करता है, तब भी उसके पास 1700 रुपए मासिक बच जाते हैं। बताओ उसकी मासिक इनकम क्या है। मैं 2 तरीके से कराऊंगा, एक तो जो कल मेथड किया था, और जो शेष वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जहां शेष 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 वर्ड जुड़ा होता है, वहां एक स्पेशल तरीका भी बन के आता है। पहले हम देखेंगे, मानेंगे कि जो श्री शर्मा की आय है ना, जो श्री शर्मा की इनकम है बच्चे, उसको मान लेते हैं 100। मान लो 100 रुपए श्री शर्मा ने कमाए। अब कह रहा है कि उसने 15% जो है ना वो रेंट पर खर्च कर दिया, यानी कि किराए पर। तो यहां क्या मैं कह सकता हूं कि जो रेंट पर खर्चा किया है वो 15 रुपए होगा। भाई 100 का 15% 15 रुपया।
अब यहां उसने इसके आगे बोला कि जो शेष बच गया है, जो रिमेनिंग बच गया है, आप जरा मुझे बताना 100 में से अगर 15 रेंट पर खर्च कर दिया तो प्यारे भाई रिमेनिंग यानी कि शेष कितना बचेगा। आप कहेंगे सर 100 में से 15 हटा दो, अब जो रुपए बचेंगे उसके पास वो बचेंगे 85 रुपए। फिर उसने कहा जो शेष बच गए हैं ना 85, उसका 75% अन्य खर्चों पर खर्च कर दिया। तो इस 85 का 75% अन्य खर्च, अन्य खर्च कितना परसेंट, 75%। तो भैया कितना परसेंट बचा होगा इस 85 का, इस 85 जो रुपए उसके पास हैं, इस 85 का 75% तो उसने अन्य खर्च पर कर दिया। तो क्या 25% नहीं बचेगा अब भी उसके पास? ये मत कहना सर 10% बचेगा, नहीं, 85 तो रुपए उसकी जेब में है। अब इस 85% का 85 रुपए का 75% तो अन्य खर्चों पर कर दिया, और जो बचा 25% वो रिमेनिंग बचा है, और फाइनली कहता है उसके पास 1700 रुपए बचे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 25% किसका, 25% इस 85 का, इस 85 का किसके बराबर है, 1700 रुपए के बराबर है। 25% इस 85 का किसके बराबर है, 1700 रुपए के बराबर है। यहां से मैं कह सकता हूं 25 एकम 25, 25 चौके 100, और 17 पंजे 85, और 17 एकम 17, और 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 20 बार, और ये 4 उधर चला जाएगा, तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, 20 चौके 80। एक यूनिट का मान कितना बच्चे, 80। आपसे कह रहा है कि उसकी मासिक इनकम, और मासिक इनकम को तो मैं 100 मान के चला था, 100 यूनिट का मान कितना होगा, 80 गुणा 100, दैट इज 8000। तो उसकी मासिक इनकम कितनी है भाई, उसकी मासिक इनकम है 8000। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रेंट पर 15 रुपए दिए, 15 रुपए देने के बाद शेष कितने बचे, आप कहेंगे 85 रुपए। कह रहा है इस 85 का 75% किसी अन्य चीज पर खर्च कर दिया, तो 85 का 75% यहां लिख दो। उसके बाद जो शेष बचा, बच्चे टोटल परसेंटेज कितना होता है, टोटल परसेंटेज किसी भी चीज का अगर मैं कहूं टोटल परसेंटेज कितना होता है, आप कहेंगे सर टोटल परसेंटेज होता है 100%। मैं कहूं आपकी जेब में 85 रुपए हैं, आपकी जेब में कितने हैं, 85 रुपए हैं, 75% मुझे दे दो, कितना परसेंट बचा आपके पास, 85 रुपए मैंने गिन के आपके पास रखे हैं, गिन के रुपए, उस 85 रुपए का 75% मैंने ले लिया, तो आपके पास कितना परसेंट बचा, 25% ही तो बचा 85 रुपए का। तो ये 85 रुपए अगर उसके पास बचे थे, इसका 75% उसने खर्च कर दिया, तो 25% ही तो बचा इस 85 का 25%। ये 85% में नहीं है जो आप कह रहे हो कि सर 10% बचा, ये 85 तो रुपए में है, तो रुपए में है तो 75% खर्च करके इस रुपए का 25% बचेगा। अब ये 25% जो है 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 100 बार, और फिर इस 5 से काटेंगे 20 बार, और ये 4 20 से गुणा होगा तो 1 यूनिट का मान 80, तो 100 यूनिट का मान 8000। अब आ गया आपकी समझ में। ओके, तो अब मैं इसका एक सेकंड मेथड भी आपको करा देता हूं। इसी सवाल का बच्चे एक सेकंड मेथड भी जरा देख लेते हैं क्या है। एक सिंगल लाइन वाला जो मेथड है, जब भी शेष क्वेश्चन, शेष भाग वाले सवाल आएंगे, शेष भाग वाले जब सवाल आएंगे, तो वहां क्या करना है, मान लिया कि शर्मा की जो आय है ना वो ए है, शर्मा की आय ए है, मान लिया शर्मा की आय ए है। अब अगर शर्मा जी ने 15% किराए पर खर्च कर दिया तो कितना परसेंट उसके पास बचा, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, अगर शर्मा जी ने 15% किराए पर खर्च कर दिया तो कितना परसेंट उसके पास बचा,
आप कहेंगे सर 15% खर्च कर दिया ना तो 85, 15% खर्च कर दिया तो शर्मा जी के पास बचा है 85%। ये जो a गुणा 85/100 है ना, ये उसके पास शेष बचा है, रिमेनिंग बचा है। अब कह रहा है जो शेष बच गया है ना, शेष भाग कौन सा ये वाला। अब जो शेष बच गया है इसका 75% उसने अन्य मदों पर खर्च कर दिया। अगर 75% खर्च कर देता है तो कितना परसेंट बचता है उसके पास, मैं उसका रिमेनिंग शेष भाग निकाल रहा हूं। जैसे मैंने कहा शर्मा जी की इनकम ए है, अगर उसने 15% किराया दे दिया तो 85% बचा, 85/100, और जो शेष बचा है उसका 75% कहीं और खर्च कर दिया तो 75% कर दिया तो कितना परसेंट बचा सर, 25% शेष बचा है। और सवाल कहता है शेष तो उसके पास 1700 रुपए हैं, तो इसको 1700 के बराबर कर दो। यहां से आपको शर्मा जी की इनकम मिल जाएगी एक सिंगल लाइन में। ऐसे भी आप कर सकते हो कि भैया यहां से हम कह सकते हैं 25 एकम 25, 25 चौके 100, 17 पंजे 85 और 17 एकम 17 और 2 जीरो, 5 से जाएगा 5 दूनी 10 और 0, तो ये कितना हो जाएगा a गुणा 1/20 चौके 80, भाई 20 चौके 80 बटे में है ना बराबर 100। अब ये 80 उधर जाकर गुणा हो जाएगा तो शर्मा जी की इनकम कितनी मिल गई, 80 गुणा 100, यानी कि शर्मा जी की जो इनकम है वो मिल गई हमें 8000 रुपया। ऐसे भी आप कर सकते हो, जो शेष बचे ना उसे निकालते रहो, जो शेष बचे उसे निकालते रहो। 15% किराया, 85% बचा, 75% अन्य खर्चों पर खर्च कर दिया, 25% बचा, और लास्ट में जो बचा है वो 1700 के बराबर कर दिया। यहां शर्मा जी की इनकम हमको मिल गई है। ओके, चलो एक सवाल और करते हैं। ये सवाल देखिए जरा, एसएससी जीडी 2023 का आया हुआ सवाल है बच्चे ये भी। सवाल है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9%, 31% और 9% क्रम से भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है। ये जो 31% है ना, ये उसकी आय का 31% है। ये जो 9% है ना, ये उसकी आय का 9% है। यहां कहीं भी शेष वर्ड नहीं जुड़ रहा। ये वो कह रहा है कि वो व्यक्ति जो है ना, वो अपनी आय का 31% और 9% क्रम से भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है। कह रहा है और शेष जो बच गया है, रिमेनिंग, ये वर्ड पे इंपोर्टेंट मार्क करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसने कहा जो वो कमाता है उसका 31% और 9% तो भोजन और कपड़ों पर खर्च कर देता है। उसके बाद जो शेष उसके बाद बचा, जो रिमेनिंग बचा है, शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया और प्रति माह 4500 रुपए बचाता है। ओके, जो भोजन और कपड़ों पर बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। ओके, उसकी मासिक आय ज्ञात करो कितनी है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। मानकर चलते हैं कि उस व्यक्ति की जो इनकम है ना, उस व्यक्ति की जो आय है, सपोज मैंने मान लिया कि उसने 100 रुपए कमाए हैं। उस व्यक्ति की जो आय है, मान लिया कि मैंने 100 रुपए कमाए हैं उस व्यक्ति ने। अब अगर उसने 31% का मतलब 31 ही होगा, ये तो उसने भोजन पर खर्च कर दिया, और 9%, 100 का ही 9% किस पर, कपड़ों पर खर्च कर दिया। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 31 और 9 40। अब इन दोनों खर्चे के बाद में जो शेष बचा है, उसने वर्ड यूज किया है यहां कि भोजन और कपड़ों पर खर्च करने के बाद जो शेष बचा,
शेष कितना बचा है बच्चे? 100 में से 40 अगर खर्च हो गया तो सर 60 रुपया बचेगा। भाई 60 रुपए बचेगा, बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि 100 में से अगर 31 और 9 40 रुपए खर्च हो गया तो 60 रुपए बचेगा। करा जो शेष बच गया उसका 1/3 बच्चों की शिक्षा पर। तो बच्चे इस पर शिक्षा पर उसने कितना खर्चा किया है? एजुकेशन पर 1/3। 1/3 किसका? इस 60 का। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20। तो 20 रुपया उसने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। अब कितना बचा है उसके पास रिमेनिंग? 60 में से 20 अगर यहां कर दिया तो अब 40 बचा है। अब कितना बचा है? 40। फिर उसने कहा कि वह प्रति माह 4500 रुपए बचाता है। अब ये 4500 रुपए इस 40 के बराबर नहीं होगा। आगे पढ़ो सवाल को। उसने कहा वह प्रति माह 4500 रुपए बचाता है जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद जो शेष राशि बचती है उसके आधे के बराबर है। यानी कि उसने बोला कि अब वो व्यक्ति जो है ना वो 4500 रुपए बचाता है, और ये 4500 पता है किसके बराबर है? जो भोजन, कपड़े और शिक्षा पर खर्च करने के बाद जो उसके पास बचा उसके आधे के बराबर है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 20। भाई 40 का आधा कितना? 20। और ये जो 4500 रुपए है ना ये इस 20 के बराबर है। तो 20 यूनिट का मान किसके बराबर है? 4500 के। ऐसा सवाल ने बोला कि वो 4500 रुपए बचाता है जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि जो बची ये वाली उसका आधा उसके आधे के बराबर है। तो 40 का आधा 20 और 20 के बराबर क्या हो जाएगा? ये 4500 रुपए। हमें एक यूनिट का मान पता करना है तो वो आएगा 4500 बटे 20। ये गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। और उसने पूछा है मासिक आय, वो तो मैं 100 मान के चला हूं। तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? 100 गुणा 225। और आप कहेंगे कि सर 22,500 रुपए। मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप लोगों ने कर लिया। चलो थोड़ा सा मैं इसी में ही थोड़ा से अलग टाइप का क्वेश्चन आपको देता हूं। ये रहा सवाल। उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। भाई कल को आपकी जॉब लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो। तो उसमें आप पैसा कमाओगे, यानी कि हम आय की बात करेंगे। जब आप पैसा कमाओगे तो आप खर्चा भी करोगे। भाई कमाओगे तो खर्चा भी करोगे, और ऐसा तो नहीं है कि सारा खर्च कर दोगे। कुछ कुछ बचत भी करोगे। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इसको एस बोल देते हैं, इसको ई बोल देते हैं और इसको आई बोल देते हैं। ठीक है भाई, कुछ कमाया, उसमें से कुछ खर्च कर दिया और उसमें से कुछ बचा लिया। अगर मैं इसको एक ही लाइन में खत्म करना चाहूं तो मैं बड़ी सिंपल सी बात कहूंगा कि जो आय होती है वो बराबर होती है खर्च प्लस बचत के। भाई आप मुझे एक बात बताओ, एक महीने का अगर मैं आपसे ब्यौरा लूं, आपकी आय के बारे में मैं पूछना चाहता हूं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि इस पूरे महीने में आपने कितना खर्चा किया। तो आप कहेंगे सर मैंने ना 12,000 रुपए खर्च कर दिया। और फिर मैं कहूं कितना बचाया, तो आप कहेंगे कि सर 8,000 रुपए बचा लिया। तो यहां से क्या मैं आइडिया लगा सकता हूं कि कितना कमाया होगा? क्या मैं यहां से आइडिया लगा सकता हूं कितना कमाया होगा? 12,000 रुपए खर्च कर दिया और 8,000 रुपए बचा लिया। आप कहोगे यस सर, जितना मैंने खर्चा किया है, जितना मैंने बचाया है, दोनों को जोड़ दो, ये मुझे पता चल जाएगा कितना कमाया है ना। तो अगर मुझे आय पता करनी है तो खर्च और बचत को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई,
कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आपने आराम से कर दिया। यस, तो आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। और यहीं से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो सैलरी है ना वो 40,000 रुपए है, आपकी जो सैलरी है वो 40,000 रुपए है और आपने उसमें से 10,000 रुपए बचा लिए, तो कितना खर्च किया है आपने? तो आप कहेंगे सर अगर 40,000 रुपए सैलरी है ना, उसमें से 10,000 रुपए हमने अगर बचाए हैं, तो 40,000 माइनस 10,000 कितना खर्चा किया है? 30,000 रुपए। यानी कि अगर मुझे खर्च पता करना है तो मैं बचत को माइनस कर दूंगा आय में से, पता चल जाएगा मुझे कितना मैंने खर्चा किया। वैसे ही अगर मुझे बचत को पता करना है तो मैं खर्चे में से आय में से खर्चे को माइनस कर दूंगा। भाई मान लो मेरी सैलरी है 40,000 और मैंने 20,000 रुपए खर्च कर दिया, तो कितना मैंने बचाया होगा? तो 40,000 माइनस 20,000, 20,000 बचाया होगा। ठीक है, तो ये एक लाइन है जो आपको थोड़ी सी क्लियर रहनी चाहिए। इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, जरा देखते हैं क्या है सवाल। चलो यहीं पर अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है। मैंने यही लाइन आपको लिख के दी कि कोई व्यक्ति है अपनी आय का 20% खर्च करता है, और अगर मैं आपसे पूछूं जरा मुझे उसकी आय, खर्चा और बचत इसका अनुपात बता दो, तीनों का क्या होगा? क्या एक सिंगल लाइन से आप रेशियो बता सकते हो? भाई मैंने यहां पे लिखा कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, क्या मैं इस एक सिंगल लाइन से आय, खर्च और बचत का रेशियो बना सकता हूं? आप बता सकते हो। भाई उसने कहा वो आय का 20% खर्च कर रहा है, किसका? आय का 20%। तो बच्चा अगर मैं आय को 100 मान लूं, मैं 100 ही क्यों मानता हूं? एक बच्चे ने पूछा सर 100 ही क्यों मानते हैं? क्योंकि बच्चे 100 एक ऐसी संख्या है जिसका कितना भी परसेंट आप निकालो वो उतना ही रहता है। मैंने कहा 100 का 20% 20 ही होगा, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 100 का 27% 27 ही होगा, इसीलिए 100 मानते हैं, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने कहा अगर आय 100 है तो उसका 20% खर्च कर दिया, तो कितना खर्च कर दिया उसने? 20 रुपया। भाई 20 रुपया खर्च कर दिया, 100 का 20% तो 20 रुपया खर्च कर दिया। अब अगर 100 में से 20 रुपए खर्च कर दिए तो बचाए कितने होंगे? आप खुद मानकर चलो, आप एक दिन का 100 रुपए कमाते हो और आप 20 रुपए खर्च कर देते हो, कोल्ड ड्रिंक पी गए आप, कितना रुपया बचा लिया आपने? सर 100 में से 20 घटा दो, 80 रुपए बचा लिया होगा। इस तरीके से आप ये अनुपात लिख सकते हो। हाँ, आगे भी इसको शॉर्ट कर सकते हो, 20 से काट के, 20 चौक 80, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ऐसे भी कर सकते हो। मुझे तो यहीं तक आपको समझाना था। चीज समझ गए कि अगर हमें कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया होगा तो आय, खर्च और बचत का अनुपात हम बना सकते हैं। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलिए इस सवाल की तरफ चलते हैं। फिर एसएससी जीडी 2024 अभी लेटेस्ट में आपका जो एग्जाम हुआ है उसका आया हुआ सवाल है। देखिए बच्चे जरा, एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है। देखो ये वही लाइन जो मैंने अभी आपको लिखवाई, 58% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि हो गई और उसके खर्चे में, व्यय मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर, उसके खर्चे में भी 25% की वृद्धि हो गई। ओके, उसकी बचत में होने वाली वृद्धि का परसेंटेज बताओ कितना होगा?
अब जैसे ही आपने पहले वाली लाइन देखी कि व्यक्ति है आय का इतना % खर्च करता है, तो हम आय, खर्च और बचत का रेशियो बनाएंगे। यहां मैंने लिखा उसकी आय यानी कि इनकम, यहां मैंने लिखा उसका खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर, और यहां मैंने लिखी उसकी बचत यानी कि सेविंग। मैंने कहा कि आय का 58% खर्च कर रहा है, तो 100 रुपए अगर वो कमाता है तो खर्च कितना कर रहा है, 58 रुपए। बच्चे अगर 100 में से 58 खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा सर, 42 रुपए बचाया होगा। 100 में से 58 आप माइनस कर दो, सर ये 42 रुपए उसने बचाया होगा। अब देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इनका रेशियो बना लो यहीं से ही, भाई किससे कट के जो भी आएगा रेशियो बना लो। उसकी मैं कह रहा हूं उसकी जरूरत नहीं है आपको, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे रहने दो। आप मानकर चलो 100 रुपए कमाए, 58 खर्च कर दिए, 42 बचाए, ऐसी रहने दो। इसी से ही सवाल को आगे बढ़ाते हैं। उसने कहा उसकी आय में 30% की वृद्धि हुई, आय में 30% की वृद्धि। आय कितनी है, 100 रुपए। बच्चे कितनी वृद्धि के लिए कह रहा है, 30% की वृद्धि। तो यहां अगर उसकी आय में 30% की वृद्धि होगी तो कितनी वृद्धि हो जाएगी भाई, 100 का 30% कितना होता है, 30 रुपया। अभी मुझे पता चल गया कि जो उसकी सैलरी है वो 30% बढ़ गई। 30% बढ़ गई मतलब 100 रुपए अगर थी तो 30 रुपए बढ़ गई, ऐसा सवाल ने बोला है। 30% बढ़ गई तो 30 रुपए बढ़ गई। कह रहा है कि उसका जो खर्चा है वो भी 25% बढ़ गया। भैया खर्चा 25% बढ़ गया तो इसका 25% निकालना जरा। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। 1/4 किसका, 58 का। तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 1 4 चौक 16, 4 पंजी 20, यानी कि 14.5 रुपया उसका खर्चा भी बढ़ गया है, 14.8। तो अगर मुझे यह पता करना है कि उसकी बचत कितनी बढ़ी होगी, अगर मुझे यह पता करना है कि उसकी बचत कितनी बढ़ी होगी, तो आय में से खर्चे को माइनस कर दो। तो आय कितनी है, 30 जो बढ़ी है, खर्चा कितना है जो बढ़ा है, 14.5। तो भैया बढ़ी हुई बचत कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 15.5 आ जाएगी। ये जो 15.5 है ना, ये उसकी बचत बढ़ी होगी, ये उसकी जो बचत है ये बच्चा बढ़ी होगी। ठीक है, तो अगर मुझे बचत में प्रतिशत वृद्धि बतानी है, सेविंग्स में परसेंटेज इंक्रीज बचत में वृद्धि, वृद्धि परसेंटेज, इंक्रीमेंट परसेंटेज बताना है, तो 15.5 बटे ओरिजिनल बचत कितनी है, 42 और गुणा 100। ये आप यहां से कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। भाई सबसे पहले आपने क्या किया कि उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई, 30 रुपए की। खर्चे में कितनी वृद्धि हुई, 14.5 की। बचत में कितनी वृद्धि हुई होगी, 30 में से 14.5 घटा दो, सर 15.5 की वृद्धि बचत में हुई होगी। अब हमें परसेंटेज में बताना है, तो 15.5 बटे 42 जो उसकी ओरिजिनल बचत है और गुणा 100। ये आपका कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा, जो भी आ रहा है अप्रोक्सीमेट आएगा, शायद लगभग में आएगा। तो यहां बच्चा ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आ जाएगी, जीरो से जीरो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 1550 है ना भाई, 10 से गुणा करेंगे और बटे 42, इतनी परसेंटेज। इसको कैलकुलेट करके बताना जरा कितना आएगा। 42 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 1550 को, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 126। 15 में से 6 गए 9, 4 में से 2 गया 2, 0। 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 चौक 24 और 1 25, 252। 36 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर है। मेरा आंसर जो है वो 36 दशमलव कुछ है। ऑप्शन में चेक करना जरा, ये तो 55 है, ये तो 66 है, ये तो 42 है। 36 पॉइंट ये रहा, 36.9%। ऑप्शन देखते रहना है, ऑप्शन भी देखते रहना है, ठीक है। ओके, तो ये सवाल आपने किया। चलो एक सवाल की तरफ और लेकर चलता हूं, जरा ये सवाल करना। यहां तो आपके पास रेशियो दिया ही हुआ है,
ठीक है भाई, रेशियो यहां तो दिया हुआ है, एसएससी जीडी 2023 का आया हुआ सवाल है। बच्चे एक चीज देखो, एक चीज आपने नोटिस करी, ये जो सवाल था ये जीडी 2024 का सवाल था और ऐसा ही सवाल जीडी 2023 में आया है। मतलब यहां से मैं एक बात तो कह सकता हूं कि जीडी पिछले दो बार से एसएससी जीडी 2023, एसएससी जीडी 2024 लगातार इस तरह के सवाल दे रही है। तो जरूरी है कि जीडी 2025 में भी ऐसा ही एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं इस सवाल को। उसने कहा एक व्यक्ति की जो आय है ना और बचत, उसका अनुपात 7 और 3 है। यदि आय में 12% की वृद्धि हो और खर्चे में 8% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी या वृद्धि होगी, दशमलव के 2 स्थान तक, यानी कि हमें अप्रोक्सीमेट बताना है। अब यहां एक चीज देखो, उसने किस किस का रेशियो दिया है बच्चे, आय और बचत का। आय, खर्चा और बचत, ये तीन चीज हम लिखते हैं, आय, खर्चा और बचत, यानी कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये तीन चीज लिखते हैं हम। यस, आप सभी जानते हैं। अब जरा मुझे बताओ, उसने जो बोला है वो बोला है आय और बचत का जो रेशियो है ना वो 7:3 है। आय और बचत का, यानी कि आय अगर उसकी 7 रुपया है तो बचत कितनी है, 3 रुपया। बच्चा जरा मुझे एक बात बताओ आप, अगर कोई व्यक्ति 7 रुपए कमाता है, 7 रुपए उसकी इनकम है और 3 रुपए उसने बचा लिए, तो उसने खर्चा कितना किया होगा? सर 7 रुपए अगर उसने कमाए और 3 रुपए अगर वो बचा गया तो 7 में से 3 घटा दो, सर 4 रुपए उसने खर्च कर दिए होंगे। ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है यार, इसमें तो कोई गणित लगना ही नहीं है। इसमें तो सीधा सीधा है कि 7 रुपए कमाए, 3 रुपए बचा लिए तो 4 रुपए सर खर्च किए होंगे। अब हमें रेशियो मिल गया 7, 4 और 3 का, किस किस का, आय, खर्च और बचत का। अब सवाल ने कहा कि भैया आय में तो 12% की वृद्धि हुई और खर्चे में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन मेरे पास जो आय है वो तो 7 है, खर्चा 4 है, बचत 3 है। अब अगर इन्हीं का ही मैं 12% और 8% निकालने जाऊंगा तो डेसिमल में फंस जाऊंगा भाई, दशमलव में फंस जाऊंगा। अगर मैं 12% इसका निकालूंगा, उसका 8% निकालूंगा तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। आएगी कि नहीं? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल आएगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ऐसा कोई रेशियो बने तो बच्चे उसमें 2-2 जीरो हम अपनी तरफ से लगा देते हैं तीनों जगह। एक जगह अगर 2 जीरो लगाई तो दूसरी जगह भी 2 ही जीरो लगानी पड़ेंगी और तीसरी जगह भी। अब सवाल आया कि सर ये 2-2 जीरो क्यों लगाई हमने, यहां तो 7, 4, 3 ठीक तो था पहले, ये 2-2 जीरो क्यों लगाई? ये लगाई इसलिए क्योंकि हमें आगे आय में 12% की वृद्धि और खर्चे में 8% की वृद्धि करनी है, इसलिए हमने 2-2 जीरो लगाई। अब देखो, उसने बोला कि उसकी जो आय है ना उसमें 12% की वृद्धि कर दो। बच्चे आय है 700 रुपए, तो इसका 12% कितना आएगा, 12/100 और गुणा 700, ये आ जाएगा 12×7 = 84। यानी कि उसकी जो आय है वो 84 रुपए बढ़ गई, 84 रुपए बढ़ गई। तो आगे बोला कि जो खर्चा है वो 8% बढ़ गया। भैया खर्चा तो 400 रुपए था, तो कितना बढ़ा है? आप कहेंगे सर 8%, 8/100 गुणा 400, यानी कि 8 चौके 32। जो खर्चा है बच्चे वो 32 रुपए बढ़ गया। तो बचत कितनी बढ़ी होगी? आप यहां से देखो कि अगर 84 रुपए उसकी इनकम बढ़ी, 32 रुपए उसका खर्चा बढ़ा, तो सेविंग बचत कितनी बढ़ी होगी? 84 में से 32 घटा दो, 84 में से 32 घटा दो, ये उसकी बचत बढ़ी होगी। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 3 गया 5। बच्चे ये जो 52 रुपए है ना, ये उसकी बचत बढ़ी होगी। हमें बताना है परसेंटेज कितनी बढ़ी है, परसेंटेज वृद्धि। परसेंटेज वृद्धि किसमें? सेविंग में। बचत में परसेंटेज वृद्धि बतानी है। तो 52 बटे ओरिजिनल कितनी है 300,
और गुणा 100। आप कहेंगे 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 2, 3 सत्ते 21, 17 पॉइंट कुछ आएगा मेरा आंसर। 17 पॉइंट कुछ, ना तो ये है ना ये है ना ये है, एक ही ऑप्शन है 17.33। यही मेरा जवाब है। ऑप्शन पे भी नजर आपको रखनी है। ओके, वेरी गुड। चलिए और आगे चलते हैं। जो परसेंटेज है ना बच्चे चैप्टर, इसमें ना टाइप बहुत है, टाइप ज्यादा है इसमें, है ना, इसलिए चैप्टर बड़ा है। 17-18 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। चलिए, एक व्यक्ति की मासिक आय 15,400 रुपए थी और उसका मासिक खर्चा 7200 रुपए था। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और उसके खर्चे में 5% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। सर एक जीरो क्यों नहीं लगा? एक एक जीरो भी लगा सकते हो, आपकी कैलकुलेशन आसान होनी चाहिए। आप रफ कॉपी में क्या करना, एक एक जीरो लगाकर सॉल्व करना पिछले सवाल को। ठीक है, देखो उसने कहा कि उस व्यक्ति की जो आय है 15,400 रुपए है, उसका जो मासिक खर्चा है वो 7200 रुपए है। कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, उसके खर्चे में 5% की वृद्धि हुई, तो बचत में कितनी हुई? और यहां पर ये सवाल भी आपका 2023 जीडी का आया हुआ सवाल है। जरा देखते हैं भैया, उसकी इनकम यानी कि आय, उसका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, और उसका बचत यानी कि सेविंग। उसने कितने रुपए कमाया? आय कितनी है उसकी? 15,400 रुपए। उसने कितना रुपया खर्च कर दिया? 7200 रुपए। अब आप खुद बताओ, किसी व्यक्ति की जो आय है वो 15,400 रुपए है और वो 7200 रुपए खर्च कर देता है, उसमें से उड़ा देता है, तो कितने रुपए वो बचाएगा? कितने रुपए वो बचाएगा? सर 15,400 में से 7200 माइनस कर दो भाई, लास्ट की 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगी। फिर 4 में से 2 गया 2 और 15 में से 7 गए 8। सर उसकी जो बचत आई है ना वो 8200 रुपए है। कैसे? आपने 15,400 में से 7200 माइनस कर दिया, आपको बचत मिल गई। आपको बचत मिल गई कितनी? आप कहेंगे सर 8200 रुपए। अब सवाल ने कहा कि उसकी जो आय है उसमें 20% की वृद्धि कर दो। आय में 20% की वृद्धि कर दो। बच्चे जरा बताना, यहां आय तो 15,400 है, इसका 20% कितना होगा? 20/100। और 15,400 का भाई 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 1 जीरो लास्ट में आ जाएगी। 2 की गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3। यानी कि जो उसकी आय है वो 3,080 रुपए बढ़ गई है। उसकी बचत कितनी बढ़ी है? सवाल कह रहा है उसका जो बचत है वो खर्चा, जो खर्चा है वो 5% बढ़ा। तो जरा इसका भी 5% बताना। 5/100 गुणा 7200। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36। यानी कि जो उसका खर्चा है वो 360 रुपए बढ़ गया। तो बचत कितनी बढ़ी होगी? सर बचत कितनी बढ़ी होगी ये पता करने के लिए आय में से खर्चे को माइनस कर दो, यानी कि 3,080 रुपए आय में बढ़ोतरी हुई, उसमें से 360 माइनस कर दो, हमको पता चल जाएगा कि बचत कितनी बढ़ी है उसकी। बचत कितनी बढ़ी है? तो आप कहेंगे 0, 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 3 गए 7। सर 2720 रुपए उसकी बचत बढ़ी है। और अगर हमें परसेंटेज वृद्धि बतानी है किसमें? बचत में, सेविंग में, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2720 बटे ओरिजिनल बचत कितनी है? 8200 और गुणा 100। ये आपका सवाल का आंसर है। 3 क्वेश्चन एज इट इज एक जैसे, थोड़ा सा अलग अलग करके मैंने आपको समझा दिए। बनेगा सवाल इन्हीं से ही बनेगा। ओके, चलो भाई, मैंने क्या किया? मैंने आय में कितनी वृद्धि हुई, खर्चे में कितनी वृद्धि हुई। अगर मुझे यह बताना है कि बचत में कितनी वृद्धि हुई है, तो आय में से खर्चा मैं हटा दूंगा भाई, आय में से खर्चा हटा दूंगा मैं।
है ना। तो मुझे पता चल जाएगा बचत में कितनी वृद्धि हुई, बचत में इतनी वृद्धि हुई। परसेंटेज में बताना है तो 2720 बटा ओरिजिनल बचत 8200 और गुणा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, इसको आपने डिवाइड करना है। 82 से डिवाइड करना है किसको, 2720 को। ऑप्शन देखते रहना, एक बार ऑप्शन देखते रहना, आंसर आ जाएगा आपका। भाई 82 तिया कितना होता है, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 12 में से 6 गए 6 और 6 में से 4 गए 2। ये जीरो उतार लो, ये 3 बार जाएगा, फिर 246 बार। अब आप देखो आपका जो जवाब है ना वो 33 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 33 पॉइंट कुछ। ऑप्शन में चेक करना 33 पॉइंट कुछ कहाँ है, ये भी नहीं है, ये तो 35 कुछ है, हटा दो। आपका आंसर है 33.17%। 33 पॉइंट कुछ आंसर है। आपको एग्जैक्ट निकालने की कोई नीड नहीं है, मगर कोई जरूरत ही नहीं है एग्जैक्ट निकालने की। आपने देखना है बस कि हमारा जो आंसर है वो 33 पॉइंट कुछ आ रहा है, 33 पॉइंट के बाद में कुछ जाएगा। तो मैंने देखा यार 33 पॉइंट तो कहीं भी 3 ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन है, यही मेरा जवाब होगा। ओके चलो थोड़ा सा सवालों को चेंज करते हैं और आपका थोड़ा सा मूड फ्रेश करते हैं, अच्छा सवाल आसान सा देकर। ये सवाल देखिए बच्चे जरा, ये सवाल देखो, ये आसान क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए मैंने दिया, थोड़ा सा अच्छा लगे आपको। सवाल कह रहा है ए और बी का कुल वेतन 2000 रुपए है, दोनों का मिलाकर, दोनों का मिलाकर ए और बी का कुल वेतन 2000 रुपए है। उसने कहा ए जो है वो 95% खर्च करता है और जो बी है वो 85% खर्च करता है। कह रहा है यदि दोनों की जो बचत है ना वो समान है, दोनों की बचत समान है, तो बताओ ए का वेतन क्या होगा। एलिगेशन से प्लीज, क्या यार तुम दिमाग लगाते हो एलिगेशन से फेलिगेशन से, पता नहीं तो तुम ऐसा उल्टा सीधा पढ़ लेते हो पहले तो, फिर इधर का सर उसकी टांग आपस में मिला देते हो, पता नहीं क्या तो तुम करते हो। अवतार बैच में तो 8 क्लास में ही परसेंटेज खत्म किया, तो क्या दिक्कत है, उसमें क्या प्रॉब्लम हुई फिर। यहां अगर वहां 8 में किया और यहां 12-13 में कर रहा हूं तो क्या ज्यादा पैसे ले लिए तुमसे इस क्लास के 12 क्लास के, नहीं ना। मैंने तुमसे डिमांड की कि अवतार में 8 में खत्म किया, यहां 12 में कर रहा हूं, लाओ 100 रुपए ज्यादा दो, नहीं मांगा ना। किसका फायदा है इसमें, कोई चीज अगर मैं 12-13 क्लास में खत्म कर रहा हूं तो क्या मेरा फायदा है इसमें, आपका फायदा है, क्योंकि उसमें मैं आपको और ज्यादा चीज करा रहा हूं, और अपडेटेड चीज करा रहा हूं। आप तो ऐसे ताना मार रहे हो जैसे तुम्हारे पर्स में से 100 रुपए खींच लिए मैंने और एक्स्ट्रा में, बेटा कुटाई मांग रहे हो। चलो, एक व्यक्ति कुल वेतन ए और बी का 2000 रुपए है, ए ने 95% खर्च किया, बी ने 85% किया और दोनों की बचत बराबर है। अब देखना मैं बचत निकालूंगा, मैं किसको बराबर करूंगा, बचत को बराबर करते हैं, बचत को बराबर करते हैं, बचत को बराबर करते हैं, करते हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ ए ने अगर 95% खर्च किया तो ए ने बचाया कितना होगा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ए ने 95% खर्च किया तो ए ने बचाया कितना होगा। आप कहेंगे कि सर अगर 95% वो खर्च कर रहा है ना, टोटल परसेंटेज तो 100 होता है, और अगर उसने 95% खर्च कर दिया तो उसने 5% बचाया होगा। कितना, 5%। मैं ऊपर लिख चुका हूं कि बचत को बराबर करते हैं। अब उसने बोला है कि दोनों की बचत समान है, बराबर है। अब दूसरे बी के बारे में बोला है कि बी ने अगर 85% खर्च कर दिया, अगर बी ने 85%, बताओ
तो फिर बी ने बचाया कितना होगा भाई? 100% टोटल होता है, बी ने अगर 85% खर्च कर दिया तो सर बी ने 15% बचाया होगा। 100 में से 85 घटा दो, ये हो गई ए की बचत, ये हो गई बी की बचत, और बचत को क्या करना है? बराबर। बीच में ये बराबर का साइन लगा दो, ये बीच में पटरी लगा दो ऐसे। अब हमें ए और बी का अनुपात चाहिए, तो बच्चे यहां से हम क्या करेंगे? आमने सामने वाली संख्या कट जाती हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ऐसे कट जाती हैं आमने सामने वाली संख्याएं। ठीक है, तो अगर मुझे अनुपात चाहिए ए और बी का, देखो सामने ये चीज अनुपात में पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी देखो सामने, अगर बीच में ये पटरी रखी हो, यानी कि बराबर का साइन रखा हो, ए के सामने जो संख्या है ना पटरी कूदने के बाद, ये बराबर का साइन कूदने के बाद जो ए के सामने संख्या दिखी वो ए का अनुपात हो जाएगी, और बी के नीचे या बी का अनुपात जो होगा वो पटरी कूदने के बाद जो संख्या है वो बी का अनुपात, पटरी कूदने के बाद जो संख्या वो ए का अनुपात, पटरी कूदने के बाद जो संख्या वो बी का अनुपात। तो ए और बी का रेशियो क्या मिल गया हमें? 3:1 का। ये जो रेशियो मिला है बच्चे, ये इनके वेतन का रेशियो आ गया, और उसने तो कहा ए और बी का कुल वेतन 2000 रुपए है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां से अगर मैं कुल वेतन निकालूं तो 3 और 1 4 यूनिट, 4 यूनिट का मान है 2000 रुपए, 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 2000/4, तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20 और बाद में 2 जीरो। 1 यूनिट का मान 500, तो ए का वेतन आपसे पूछ रहा है वो कितना है? 3, और 3 गुणा 500, आप कहेंगे सर 1500 रुपए है जो ए का वेतन है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा। ठीक है, एक और सवाल करते हैं ऐसा ही। चलो देखो एक सवाल को बच्चे, फिर टाइप चेंज करते हैं। ये सवाल करेंगे फिर टाइप चेंज करता हूं मैं। सवाल है एबीसी की मजदूरी कुल राशि 333 रुपए है। एबीसी की जो मजदूरी है वो कुल कितना है? 333 रुपए। वे अपनी मजदूरी का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 7:6:9 है तो अपनी अपनी मजदूरी क्रमशः उनकी क्या है? ये सवाल आपके सामने है। तो उनकी मजदूरी क्रमशः क्या होगी? ये सवाल चलो आपको मैं देता हूं किसमें? होमवर्क में। खुद से ट्राई करना। यहां उनकी बचत को बराबर नहीं बोला उसने, यहां उनकी बचत को बराबर बोला ही नहीं। उसने बोला कि जो उनकी बचत है ना वो 7, 6 और 9 के अनुपात में है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? 80% इसने खर्च किया तो कितना परसेंट बचाया होगा? 20%। वो 20% इस 7 के बराबर कर देना है, और वहां से 100% की वैल्यू निकालनी है। वो 100% एक ही आय हो जाएगी। इसने अगर 85% खर्च किया तो बचाया होगा 15%। वो 15% इस 6 के बराबर करना है, फिर 100% की वैल्यू निकालनी है, वो बी की आय हो जाएगी। यहां से देखना है कि इसने 75% खर्च किया तो बचाया होगा 25%, वो 9 के बराबर करना है, और फिर यहां से 100% की वैल्यू निकालनी है, वो सी की आय हो जाएगी। वहां से आय का अनुपात मिल जाएगा तीनों का, और वो 333 के बराबर करके अलग अलग आय निकाल लेनी है। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जो पीछे हमने सवाल किए हैं ना, ये जो पीछे हमने सवाल किए हैं, ये जो पीछे हमने सवाल किए हैं ये वाले, इसका अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। इस सवाल में तो उसने बोला कि बचत बराबर है, लेकिन यहां बचत बराबर नहीं है। किस तरीके से करना है ये मैंने आपको बताया कि अगर 80% खर्च किया तो 20% बचाया होगा ए ने,
और 20% 7 के बराबर होगा, क्योंकि ए की बचत 7 यूनिट है। ये बचत का ही तो अनुपात है ए बी सी का। तो 100% जो होगा वो ए की आय हो जाएगी। ये 85% खर्च कर रहा है तो 15% बचा रहा होगा 6 के बराबर। 100% किसके बराबर? 75% खर्च कर रहा है तो 25% बचा रहा होगा वो 9 के बराबर। तो 100% किसके बराबर? तीनों की आय का रेशियो 333 के बराबर करके अलग अलग आय निकालना। ये आपकी रफ कॉपी में आपका काम है। अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया तो आप नुकसान कर जाएंगे अपने एक अच्छे सवाल का। ठीक है, ओके। चलो पीछे के एक दो क्वेश्चन के डाउट है वो मैं बता देता हूं। थोड़े थोड़े डाउट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन पे वापस चलता हूं। इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, एक था इसमें। हाँ, एक बच्चे का डाउट है कि सर तिहाई का मतलब क्या है। बच्चे देखो, ये वर्ड लिखा हुआ है एक तिहाई। एक तिहाई, एक तिहाई इसका मतलब होता है 1/3। एक तिहाई का मतलब होता है 1/3। इसको इंग्लिश में कहते हैं 1/3। अगर कहीं लिखे 2/3, कहीं लिखा होगा 2/3, 2/3, 2/3, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2/3, 2/3। कहीं लिखा होगा 3/4, 3/4, 3/4, 3/4 इंग्लिश में, इसका मतलब होता है 3 और चौथाई मतलब बटे 4। ये मतलब होता है। तो यहां उसने कहा कि शेष का 1/3, तो शेष का 1/3 मैंने ये निकाला, शेष 60 है, उसका 1/3 ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी में डाउट था? नहीं, इसमें भी नहीं था। ये सब क्लियर थे, 3 क्वेश्चन लगातार किए थे। ये बचत को बराबर किया और ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया। चलो ठीक है, बाकी आज इतना ही रखते हैं। कल की जो हम क्लास करेंगे बच्चे, वो प्रॉपर आपकी क्लास होगी किसके ऊपर? चुनाव के ऊपर। कल हम पूरी क्लास में चुनावी माहौल रखेंगे, वैसे भी चल ही रहा है चुनावी माहौल। तो कल सीखते हैं कि कैसे जो वोट होती हैं वो अवैध होती है, नोटा क्या होता है ना? अवैध वोट क्या होती हैं, वैध वोट क्या होती हैं, जो वोट डालने ही नहीं गया वो क्या होता है, जो वोट डालने गया और पकड़ा गया उसका क्या हाल होता है, कितने वोटों से कौन जीतता है कौन हारता है, ये सारा कल ब्यौरा करेंगे पूरी क्लास में। तो ये सवाल आप खुद से ट्राई करना। बाकी कल मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।